मेरे जीजा जी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। यह बात हमें शादी के बाद पता चली। जीजा जी के घर वालों ने हमारे परिवार के साथ धोखा किया था। शादी के कुछ समय बाद जब सच्चाई सामने आई तो जीजा जी के घर वाले शहर छोड़कर भाग गए। अब मेरी बहन उन्हें अपने साथ रखना नहीं चाहती थी, लेकिन जीजा जी का ख्याल रखने वाला भी कोई नहीं था। बहन ने तंग आकर जीजा जी को तहखाने के कमरे में जंजीरों से बांध दिया था। एक दिन मैं गार्डन में कपड़े सुखा रही थी, तभी अचानक जीजा जी की तेज चीख सुनाई दी। वो चीख इतनी खौफनाक थी कि मेरी रूह कांप उठी, क्योंकि जीजा जी तो घर में चारों तरफ शादी की तैयारियां चल रही थी, लेकिन मुझे किसी चीज में कोई दिलचस्पी नहीं थी। पिछले 1 साल से मेरी जिंदगी में सब कुछ बदल चुका था। मैं जो कभी हंसती खेलती और जिंदगी से भरी हुई लड़की थी, मगर अब खामोश हो चुकी थी। मेरा नाम अर्चना है और मैं आगरा से हूँ। पढ़ाई के लिए मैं मुंबई गई थी और 1 साल पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी करके घर वापस आई थी। घर लौटते ही मम्मी पापा ने मेरी बड़ी बहन अर्पणा की शादी की तैयारियां शुरू कर दी थी। अर्पणा मुझसे 2 साल बड़ी थी। पहले मम्मी पापा का इरादा था कि हमारी दोनों बहनों की शादी एक साथ हो जाए, लेकिन फिलहाल मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। अभी मुझे शादी नहीं करनी थी और ना ही मैंने इस बारे में कभी सोचा था। मम्मी पापा ने मुझे शादी के लिए मनाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन मैं हर बार यह कहकर मना कर देती थी कि मैंने अभी इसके बारे में कुछ नहीं सोचा है। फिर मम्मी के कहने पर पापा ने यह फैसला किया कि पहले दीदी की शादी कर दी जाए और मेरी शादी के बारे में बाद में सोचा जाएगा। जब मैं अपने पूरे मन से राजी होगी, तब दीदी का रिश्ता एक बड़े और प्रतिष्ठित घर में तय हुआ था। यह लोग भी हमारे ही शहर में रहते थे। मम्मी ने मुझे बताया था कि मेरे होने वाले जीजा जी का घर बहुत बड़ा है और उनका खुद का बिजनेस है। लड़का विदेश से पढ़ाई करके लौटा था। सुनने में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, लेकिन मैं अभी तक उनके घर नहीं गई थी और ना ही मैंने अपने होने वाले जीजा को देखा था। यहाँ तक कि उनकी तस्वीर भी नहीं देखी थी। मगर मैं अपनी दीदी के लिए बहुत खुश थी। दीदी को तो पहली नज़र में ही अपने होने वाले पति से प्यार हो गया था। वह अपनी शादी को लेकर बहुत खुश थी। उसने अपनी शादी की हर चीज़ अपनी पसंद से चुनी थी। मुझे शादी ब्याह में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, इसीलिए मैं अपने ज़्यादातर समय अपने कामों में ही व्यस्त रहती थी। दीदी की शादी में भी मैंने कोई खास रुचि नहीं ली थी और ना ही लड़के वालों के घर गई थी। मम्मी ने कई बार कहा कि मैं भी एक बार उनके घर चलकर देख लूं, लेकिन मैंने हर बार कोई ना कोई बहाना बना दिया था, क्योंकि मुझे ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं था। मम्मी पापा ने सब कुछ देख लिया था, पसंद कर लिया था और दीदी खुश थी। मेरे लिए यही काफ़ी था। दीदी जानती थी कि मुझे शादी के मामलों में दिलचस्पी नहीं है, इसीलिए उसने अपनी कुछ सहेलियों को शादी से पहले ही घर बुला लिया था, ताकि वे शादी की तैयारियों में उसकी मदद कर सकें। इससे मेरी भी इन सारे कामों से जान छूट गई थी। सारी तैयारियां दीदी ने और उनकी सहेलियों ने खुद ही संभाल ली थी। यहाँ तक कि दीदी के साथ मिलकर शादी की सारी शॉपिंग भी उन्होंने की थी। मैं इस बात से खुश थी कि मैं इन झंझटों से बच गई थी। काफ़ी इंतजार के बाद आखिरकार शादी का दिन आ ही गया था। सब लोग तैयार होकर मंदिर के लिए रवाना हो गए, क्योंकि शादी की रस्म वहीं होनी थी। दीदी भी अपनी सहेलियों के साथ पहले ही जा चुकी थी। घर में सिर्फ मैं अकेली रह गई थी। मैंने जल्दी जल्दी अपनी तैयारी पूरी की और मंदिर जाने के लिए घर से निकल चुकी थी, लेकिन रास्ते में एक छोटे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था। वहाँ कोई भी उसे अस्पताल ले जाने के लिए तैयार नहीं था। यह सब देखकर मुझसे रहा नहीं गया था। मैं इंसानों को यूं पत्थर बना देख के बहुत दुखी थी। तभी मैंने तुरंत उस बच्चे को उठाकर अस्पताल पहुंचाया। उस समय मैं सब कुछ भूल चुकी थी कि मुझे कहाँ जाना है और क्यों तैयार हुई थी। मैं अपना फ़ोन भी गाड़ी में ही छोड़कर अस्पताल के अंदर चली गई थी। मम्मी मुझे बार बार फ़ोन कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे घर से कुछ सामान लाने को कहा था, लेकिन मैं तो उस वक्त उस बच्चे की हालत देखकर सब कुछ भूल गई थी। जब तक उस बच्चे के घर वाले अस्पताल पहुँचे, काफ़ी समय बीत चुका था। मैं जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी के पास आई और जैसे ही फ़ोन देखा, मुझे याद आया कि मैं अपनी ही बहन की शादी पर नहीं पहुँच पाई थी। मैंने समय देखा तो काफ़ी देर हो चुकी थी। मैं तुरंत गाड़ी में बैठकर मंदिर पहुंची, लेकिन वहां जाकर पता चला कि शादी की सारी रस्में ख़त्म हो चुकी थी। दीदी की विदाई भी हो चुकी थी और सारे मेहमान धीरे धीरे जा रहे थे। मुझे देखकर मम्मी बहुत गुस्सा हो गई थी, क्योंकि मैं अपनी इकलौती बहन की शादी पर सबसे आखिरी में पहुंची थी। दीदी के ससुराल वालों में से किसी से भी मेरी मुलाकात नहीं हो पाई थी। मुझे भी इस बात का अफसोस था, लेकिन मेरे लिए किसी की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। जब मैंने पापा को पूरी बात बताई तो उन्होंने मेरी बात समझी और कुछ नहीं कहा, लेकिन मम्मी अब भी मुझसे नाराज़ थी।
मैंने सोचा कि मैं उन्हें किसी न किसी तरह मना लूँगी। दीदी की शादी अच्छे से हो गई थी, इसीलिए अब मुझे सुकून था। दीदी की शादी से पहले मैंने एक दूसरे शहर में नौकरी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन यह बात मैंने घर में किसी को नहीं बताई थी। मुझे पता था कि अगर मम्मी को यह पता चला तो वो मुझे कभी जाने नहीं देंगी। उनका बस एक ही सपना था, मेरी शादी करना और मुझे दीदी की तरह विदा करना। लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करना था, इसलिए मैंने सबसे छुप कर वह नौकरी के लिए अप्लाई किया था। मेरे लिए खुशी की बात यह थी कि मुझे वह नौकरी मिल गई थी। अब मुझे अगले दिन दूसरे शहर जाकर अपनी नौकरी ज्वाइन करनी थी, इसलिए मुझे रात को ही निकलना था। मैंने पापा को सब कुछ बता दिया था और उन्होंने मुझे जाने की इजाज़त दे दी थी। उन्होंने कहा था कि मम्मी को वह संभाल लेंगी, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मम्मी सुबह उठकर घर में मुझे नहीं देखेंगी तो उनका गुस्सा और बढ़ जाएगा। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी ज़िंदगी के इस नए सफ़र की शुरुआत ज़रूर करूँगी। मम्मी मुझसे अब भी बहुत नाराज़ थीं, खासकर उस दिन की वजह से। और फिर अगले ही दिन मैं दूसरे शहर आ गई थी और अपनी नई नौकरी शुरू कर दी थी। मैंने मम्मी को फ़ोन किया और उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत गुस्से में थी। उनका कहना था कि मैं एक दिन और रुक सकती थी, कम से कम उनके साथ दीदी के घर जाकर सब लोगों से मिल लेती। शादी के दिन भी मेरी किसी से मुलाकात नहीं हुई थी, क्योंकि मैं देर से पहुंची थी और अगले दिन सुबह होने से पहले ही घर छोड़ दिया था। हालांकि पापा ने मम्मी को काफ़ी हद तक समझा दिया था। मैंने मम्मी से वादा किया था कि जब मैं अगली बार घर आऊँगी तो वह जहाँ कहेंगी मैं उनके साथ ज़रूर चलूँगी। मेरी नौकरी में काम इतना ज़्यादा था कि मुझे किसी से बात करने का वक्त ही नहीं मिलता था। दीदी से भी मेरी सिर्फ एक दो बार ही बात हुई थी, और वह भी तब जब वह मम्मी पापा से मिलने घर आई थी। इस तरह समय बीतता गया। मुझे वहाँ 2 महीने हो चुके थे और अब मम्मी पापा और दीदी की बहुत याद आने लगी थी। मम्मी ने भी फ़ोन पर कहा था कि मैं एक बार घर आकर सबसे मिल लूँ, इसलिए मैंने अपने काम से 2 हफ्ते की छुट्टी ली ताकि मैं घर जाकर सबके साथ वक्त बिता सकूँ। मैं बहुत खुश थी। मैंने सोचा था कि इस बार दीदी के ससुराल वालों से और अपने जीजा जी से भी मुलाकात करूँगी, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि घर लौटने पर मुझे कौन सी खबर सुनने को मिलेगी। जब मैं घर पहुंची तो मम्मी और दीदी ने जो कुछ बताया उसे सुनकर मैं हैरान रह गई। दीदी अपना ससुराल छोड़कर वापस आ गई थी। मैं दीदी को जितना खुश छोड़कर गई थी, लौटने पर वह उतना ही उदास और परेशान दिख रही थी। मम्मी ने मुझे बताया कि दीदी के ससुराल वालों ने हमारे साथ धोखा किया है। उन्होंने जीजा जी के बारे में जो कुछ बताया था वह सब झूठ था। यह कहना कि वह विदेश से पढ़ाई करके लौटे हैं और सारा कारोबार अकेले संभालते हैं, सब झूठ था। हकीकत यह थी कि जीजा जी मानसिक हालत ठीक नहीं थी। उन्हें पागलपन के दौरे पड़ते थे और उस हालत में वह किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। इतनी बड़ी बात उन्होंने हमसे छुपाई थी और हमें शादी के बाद पता चला कि जीजा जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। दीदी ने तो रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया था। वह कितनी खुश थी अपनी नई जिंदगी को लेकर। उसने कितने सपने देखे थे, लेकिन उसकी सारी खुशियां बर्बाद हो गई। उसे एक पागल पति मिला था। ऐसे व्यक्ति के साथ दीदी कैसे अपनी जिंदगी बिता सकती थी? और बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। जब दीदी को यह सच्चाई पता चली और वह अपने मायके वापस आ गई ताकि मम्मी पापा उन लोगों से बात कर सके, लेकिन उनके ससुराल वाले शहर छोड़कर भाग गए थे। किसी को नहीं पता था कि वे कहाँ गए। जीजा जी को वे हमारे घर के बाहर छोड़ गए थे, यह कहकर कि वह दीदी के पति हैं, इसीलिए उनकी जिम्मेदारी भी दीदी की है। दीदी तो पहले ही इन 2 महीनों में इस शादी से तंग आ चुकी थी। उनका कहना था कि वह ऐसे इंसान के साथ नहीं रह सकती और ना ही उसकी देखभाल कर सकती हैं। मजबूरी में मम्मी पापा ने जीजा जी को घर में रख लिया, क्योंकि अब उनके पास कोई और ठिकाना नहीं था। हमें भी उनके किसी रिश्तेदार के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्हें घर के सिर्फ एक कमरे तक सीमित कर दिया गया था। मैं यह सारी बातें सुनकर हैरान और परेशान थी कि कोई किसी के साथ इतना बड़ा धोखा कैसे कर सकता है। दीदी तो अब जीजा जी का नाम तक सुनने को तैयार नहीं थी। उन्हें घर के एक अलग कमरे में रखा गया था और मम्मी पापा वह कमरा हमेशा बंद रखते थे। एक नौकर को उनकी देखभाल के लिए रखा गया था, जो उन्हें खाना दे देता था। उस कमरे में सिर्फ वही नौकर जाता था और कोई नहीं। मुझे यह सब देखकर बहुत बुरा लगता था। न जाने क्यों मेरे मन में जीजा जी के लिए एक तरह की सहानुभूति थी। जब दीदी उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहती थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। दीदी जिस तरह से अपनी नफरत जाहिर करती थी उसे देखकर मुझे दुख होता था, लेकिन मैं जानती थी कि
इसमें दीदी की कोई गलती नहीं थी। दीदी ने अपनी शादी और अपने पति को लेकर जो सपने देखे थे, वे सब टूट चुके थे। उनके साथ भी धोखा हुआ था। दीदी अब भी किसी तरह इस शादी से पीछा छुड़ाना चाहती थी। मम्मी पापा ने फैसला कर लिया था कि जीजा जी को पागल खाने भिजवा देंगे, लेकिन मुझे यह सब ठीक नहीं लग रहा था। मैंने उनसे कहा कि हमें एक बार किसी अच्छे डॉक्टर से बात करके उनका इलाज करवाना चाहिए। हो सकता है कि वह ठीक हो जाए और अपनी जिंदगी में वापस लौट आए। लेकिन दीदी ने साफ कह दिया था कि वह अब इस रिश्ते को कभी नहीं अपनाएगी, चाहे जीजा जी ठीक भी हो जाएं। दीदी का कहना था कि वह अब उस व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी हो। पापा अब भी जीजा जी के घर वालों को तलाश रहे थे। उनका कहना था कि जब तक उनके घर वालों का पता नहीं चलता तब तक हम कोई बड़ा फैसला नहीं कर सकते। पापा का मानना था कि अगर हमने उन्हें कहीं और भेज दिया और बाद में उनके घर वाले आकर हमसे सवाल पूछें तो हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। इसीलिए पापा ने दीदी से कहा कि कुछ समय इंतजार कर लें। जैसे ही उनके घर वालों का पता चलेगा, इस मामले को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। लेकिन अगर उनके घर वालों का कोई सुराग नहीं मिला, तब हम कोई और फैसला लेंगे। मुझे अक्सर उस कमरे से किसी के रोने की आवाज़ें सुनाई देती थी। शुरू में मैं उन आवाज़ों को नज़रअंदाज कर देती थी। एक दो बार मैंने उस कमरे में जाकर देखने की कोशिश भी की, लेकिन मम्मी ने मुझे रोक दिया था। मम्मी का कहना था कि जीजा जी की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अगर मैं उनके सामने गई तो हो सकता है कि वह मुझे नुकसान पहुंचा दें। लेकिन मैंने कभी भी उस कमरे से किसी तरह का शोर या तोड़फोड़ की आवाज़ नहीं सुनी थी। मुझे सिर्फ वहाँ से रोने की आवाज़ें आती थी। एक पागल इंसान तो चिल्लाता है, चीज़ें तोड़ता है, लेकिन यहाँ सिर्फ सिसकियाँ सुनाई देती थी। यह सब देखकर मुझे लगने लगा था कि जीजा जी को लेकर हमें कुछ और सच जानने की ज़रूरत है। चीज़ें तोड़ता है, दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, पागल इंसान तो ऐसा ही करता है। लेकिन जीजा जी की ऐसा ही कुछ नहीं करते थे। जो लड़का उनकी देखभाल करता था उससे मैंने एक दिन पूछा तो उसने बताया कि जीजा जी बस एक कोने में चुपचाप बैठे रहते हैं। उनके हाथ में हमेशा एक दुपट्टा होता है जिसे वह कभी खुद से अलग नहीं करते। हो सकता है वह दुपट्टा उनकी माँ का हो या फिर किसी बहन का। उस लड़के ने बताया कि एक बार उसने वह दुपट्टा लेने की कोशिश की थी तो जीजा जी ने उस पर हमला कर दिया था। उसके बाद से वह लड़का उनसे दूर ही रहता था, बस खाना देकर वापस चला जाता था। दीदी को जब भी उस कमरे के पास से गुजरना पड़ता था तो उन्हें गुस्सा आता था। उन्हें अब जीजा जी से नफरत हो गई थी। उन्हें लगता था कि उनकी जिंदगी बर्बाद करने वाले वही हैं, उनकी सारी खुशियां छीनने वाले वही हैं। दीदी को अब उनका घर में रहना भी सहन नहीं हो रहा था। आखिरकार एक दिन दीदी ने तंग आकर जीजा जी को तहखाने के कमरे में ले जाकर जंजीरों से बांध दिया। यह बात मुझे उस लड़के ने बताई थी। जिस दिन दीदी ने ऐसा किया मैं घर पर नहीं थी। अगर होती तो शायद उन्हें ऐसा करने से रोक लेती। दीदी ने उस कमरे को बाहर से ताला लगा दिया था और चाबी उस लड़के को दे दी थी। मुझे दीदी से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। आखिर जीजा जी का क्या कसूर था? धोखा तो उनके घर वालों ने दिया था, तो दीदी जीजा जी से किस बात का बदला ले रही थी? दीदी ने साफ कह दिया था कि जीजा जी को उसी कमरे में पड़े पड़े मर जाने दो। वह अब उन्हें अपने जीवन में कोई जगह नहीं देना चाहती थी। इसके बाद दीदी ने अपनी जिंदगी से फिर से जीना शुरू कर दी थी। वह बाहर जाने लगी थी। उनकी दोस्ती कुमार नाम के एक व्यक्ति से हो गई थी। वह अब ज़्यादा वक्त उसी के साथ बिताती थी। दीदी का कहना था कि वह कुमार से प्यार करने लगी हैं और जल्द ही उससे शादी करेंगी। मुझे यह सब देखकर दुख होता था। उन्हें जीजा जी का ख्याल रखना चाहिए था। शायद उनकी देखभाल और प्यार से वह ठीक हो सकते थे। लेकिन दीदी ने अपना रास्ता अलग कर लिया था। उस दिन के बाद मैंने भी उस कमरे की तरफ जाना सोच छोड़ दिया था। एक दिन मैं गार्डन में कपड़े सुखा रही थी, तभी अचानक तहखाने से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। वह आवाज़ सुनकर मेरी रूह कांप गई। जीजा जी अर्चना नाम पुकार रहे थे। अर्चना, यह तो मेरा नाम था। यह आवाज़ मुझे जानी पहचानी लग रही थी, जैसे मैंने यह आवाज़ पहले भी कहीं सुनी हो। फिर अचानक मेरे दिमाग में एक नाम आया, दीपक। सोचते ही मेरी सांसें थम गई। मेरी आंखों के सामने अतीत की तस्वीरें घूमने लगी। क्या यह सच हो सकता है? लेकिन नहीं, यह कैसे हो सकता है? यह नामुमकिन था। फिर भी मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं जीजा जी वही दीपक तो नहीं? मैं यह सोच भी नहीं सकती थी, लेकिन मेरा दिल गवाही दे रहा था कि जो इंसान उस कमरे में कैद है वही है दीपक।
मुझे उसकी मदद करनी चाहिए थी। क्या यही वजह थी कि मैं उसके लिए अपनापन महसूस करती थी? लेकिन मैं इस सच को मानने से इनकार रही थी। यह नहीं हो सकता था। मेरा जीजा दीपक नहीं हो सकता था। यह सोच ही मेरी रूह को कँपाने के लिए काफ़ी थी कि अगर यह सच हुआ तो मैं इस भयानक हकीकत को कैसे सह पाऊंगी। लेकिन अब मुझे उस कमरे में जाकर यह देखना ही था कि आखिर मेरा जीजा कौन है। उस दिन मम्मी पापा घर पर नहीं थी। दीदी भी कुमार के साथ बाहर गई हुई थी। मैंने उस लड़के को बुलाया जो जीजा जी को देखभाल करता था और उससे तहखाने वाले कमरे की चाबी मांगी। जैसे ही मैंने उस कमरे का ताला खोला और अंदर कदम रखा, सामने बैठे व्यक्ति को देखकर मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि वह कोई और नहीं दीपक था। उसे देखते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं अपने आंसू रोक ही नहीं पा रही थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मैं उसके पास पहुंची। जब मैंने उसका नाम पुकारा तो उसने तुरंत अपनी नजर उठाकर मेरी ओर देखा। उसकी आंखों में क्या कुछ नहीं था, सिकवे, दर्द, शिकायतें, तकलीफ और गहरी पीड़ा। मुझे देखते ही उसने मेरा हाथ थाम लिया और मुझे अपने सामने बिठा लिया। वह बहुत ध्यान से मुझे देख रहा था। मुझे कहीं से भी वह पागल नहीं लग रहा था, जैसा कि सब लोग कहते थे। दीपक ने धीरे से अपना हाथ मेरे चेहरे पर रखा और मेरा नाम पुकारा। उसकी आवाज़ सुनते ही मेरा संयम टूट गया। मैं तेजी से उस कमरे से बाहर भागी और अपने कमरे में जाकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि दीपक को दोबारा कभी देखूंगी, तो इस हालत में भी। ये सब क्या हो गया था? मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। दीपक और मैं एक दूसरे को सिर्फ जानते ही नहीं थे, बल्कि हम दोनों एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करते थे। मेरी और दीपक की मुलाकात मुंबई में हुई थी, जब मैं अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए वहाँ गई थी और हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। दीपक भी मेरी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ता था। वो बहुत हैंडसम और गुड लुकिंग था। यूनिवर्सिटी की बहुत सी लड़कियां उसे पसंद करती थी, लेकिन दीपक ने उन सब में से मुझे चुना था। हम दोनों का काफ़ी वक्त साथ गुजरता था और फिर देखते ही देखते यह पसंद कब प्यार में बदल गई, हमें पता ही नहीं चला। हम दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ करने को तैयार थे। हमने तय किया था कि जैसे ही हमारी पढ़ाई पूरी होगी, हम दोनों शादी कर लेंगे। दीपक का कहना था कि उसके घर वालों को कोई ऐतराज़ नहीं होगा। मैं भी जानती थी कि मेरी मम्मी पापा मेरी पसंद पर ऐतराज़ नहीं करेंगे, बल्कि वो तो खुद चाहते थे कि मेरी और दीदी की शादी एक साथ हो जाए। लेकिन फिर जब हमारा यूनिवर्सिटी का आखिरी साल था, मैं घर मिलने के लिए आई थी। मैंने दीपक को कई बार फ़ोन किया, लेकिन उसका फ़ोन बंद जा रहा था। और फिर एक रात जब मैंने दीपक को कॉल किया तो फ़ोन काजल ने उठाया। काजल हमारे यूनिवर्सिटी से में पढ़ने वाली बहुत मॉडर्न और बोल्ड लड़की थी। वो काफ़ी वक्त से दीपक के पीछे पड़ी हुई थी, लेकिन दीपक ने कभी भी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। उसकी आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई। काजल ने कहा कि वो दीपक के घर पर है। उसकी बात सुनकर मुझे झटका लगा था। मुझे इस बात पर यकीन नहीं हुआ। अगले ही दिन मैं मुंबई लौट गई। जब मेरी काजल से मुलाकात हुई तो उसने मुझे बताया कि उसके और दीपक के बीच बहुत कुछ हो चुका है। इतना कुछ जो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं यह बात मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। दीपक मुझे धोखा नहीं दे सकता था। काजल का कहना था कि वो इतनी खूबसूरत है कि कोई भी लड़का उसे मना नहीं कर सकता। आखिरकार दीपक भी उसके पीछे पागल हो गया था। उसने मुझसे कहा कि अगर मुझे यकीन नहीं है तो मैं रात में दीपक के अपार्टमेंट में जाकर खुद देख लूं। उसने दावा किया कि वो हर रात वहीं होती है और दीपक खुद उसे अपने साथ ले जाता है। इस बारे में मेरी दीपक से कोई बात नहीं हुई थी। काजल की बात मेरे दिमाग में चल रही थी और फिर उस रात मैं दीपक को बताए बिना ही उसके अपार्टमेंट पहुंच गई। जब वहां जाकर मैं देखा तो काजल की बात बिल्कुल सच थी। दीपक और काजल दोनों एक साथ मौजूद थे। वहीं से मैं पलट कर घर वापस आ गई। उसके बाद ना तो मेरी दीपक से कोई बात हुई और ना ही मैंने उससे कुछ कहा। यहाँ तक कि मैंने अपना नंबर बदल लिया और उससे कोई संपर्क नहीं रखा। उसने मेरे साथ बेवफाई की थी, इसी वजह से मैंने उसे छोड़ दिया था और अपने घर वापस लौट आई थी। उसके बाद से हर चीज़ से मेरा दिल उठ गया था। मुझे किसी चीज़ में दिलचस्पी नहीं रही और इसी तरह से 1 साल बीत गया और आज दीपक मेरे सामने इस हालत में मौजूद था। आखिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी? आज उसे इस तरह देखकर मुझे यह एहसास हुआ कि मैंने जो पिछले 1 साल से उसे नफरत करने की कोशिश की थी, वह बेकार थी। मैं आज भी दीपक से उतनी ही मोहब्बत करती थी। तो क्या वह भी मुझसे वाकई मोहब्बत करता था, जो आज भी मुझे भूल नहीं पाया था और पहली नज़र में मुझे पहचान गया था? तो फिर वह सब कुछ क्या था? मैं बुरी तरह उलझ गई थी। मुझे इस कहानी को समझना था। कहीं ना कहीं मेरा दिल इस बात की गवाही दे रहा था
कि दीपक ने मेरे साथ धोखा नहीं किया। जो कुछ मैंने देखा था वह शायद मेरी आंखों का धोखा था। अब मुझे यह पता लगाना था कि पिछले 1 साल में दीपक की जिंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से वह इस हाल में पहुंच गया है। दीपक हमारी यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम और होशियार छात्र था। अपनी जिंदगी और भविष्य को लेकर उसके कई सपने थे। उसे तो अपने भविष्य में बहुत कुछ करना था। तो फिर यह सब कैसे हुआ? अगले ही दिन मैं मुंबई वापस गई और बड़ी मुश्किल से मैंने काजल का पता लगाया। मुझे उससे सच जानना था। जब मेरी उससे मुलाकात हुई और उसने मुझे सच बताया तो मेरा दिल किया कि मैं अपनी जान ले लूं। मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई थी। काजल ने मुझे बताया कि उसने जो कुछ भी किया था वह सिर्फ और सिर्फ मुझे परेशान करने के लिए किया था। उसने यह साबित करने के लिए किया था कि वह यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की है और कोई भी लड़का उसे मना नहीं कर सकता। उसने बहुत कोशिश की थी, दीपक को अपनी तरफ करने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन वह असफल रही थी क्योंकि दीपक मुझसे प्यार करता था और मेरे अलावा किसी और लड़की को देखता तक नहीं था। यही वजह थी कि जब मैं अपने घर मिलने के लिए चली गई थी तो काजल ने अपनी कुछ सहेलियों के साथ मिलकर एक योजना बनाई थी। जिस रात उसने दीपक का फ़ोन उठाया था उस रात उसने खुद फ़ोन करके दीपक को बुलाया था, यह कहकर कि उसे मदद की ज़रूरत है। दीपक सिर्फ उसकी मदद करने के लिए गया था। जिस रात मैंने दोनों को साथ देखा था उस रात काजल ने यूनिवर्सिटी में ही दीपक के खाने में नींद की दवाई मिला दी थी, जिससे वह गहरी नींद में सो गया था। उसे यह तक नहीं पता था कि उसके आसपास क्या हो रहा है। इसी का फायदा उठाकर काजल उसके अपार्टमेंट में चली गई थी। जो कुछ मैंने देखा उसमें दीपक का कोई हाथ नहीं था। काजल ने यह सब सिर्फ मुझे जलाने और मुझे नीचा दिखाने के लिए किया था, यह साबित करने के लिए कि वह सबसे खूबसूरत है और उसकी खूबसूरती किसी को भी अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। लेकिन वक्त के साथ काजल को अपनी गलती का एहसास हुआ। जब मैं दीपक को छोड़कर चली गई तो दीपक ने मुझे हर जगह तलाश किया। वह पागलों की तरह, दीवानों की तरह मुझे ढूंढता फिर रहा था। उसी वक्त काजल को समझ में आया कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसने दीपक को सब कुछ सच बता दिया था। दीपक ने मुझे बहुत खोजा लेकिन मैं उसे कहीं नहीं मिली। आखिरकार वह भी यह शहर छोड़कर चला गया। इसके बाद उसकी ज़िंदगी में क्या हुआ काजल को नहीं पता, लेकिन मैं दीपक के एक बहुत करीबी दोस्त को जानती थी। मुझे यकीन था कि उसके पास दीपक के घरवालों का पता होगा। जब मैं उसके पास गई तो उसने मुझे दीपक की बहन का नंबर दिया। फिर मैंने दीपक की बहन से बात की और तब मुझे सब कुछ पता चला। उसकी बहन ने बताया कि मेरे छोड़कर जाने के बाद दीपक ने सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि वह अपने भविष्य के सारे सपने जो वह करना चाहता था सब छोड़ चुका था। वह पूरा पूरा दिन अपने कमरे में बैठकर मुझे याद करता था और रोता रहता था, मेरा नाम पुकारता रहता था क्योंकि कहीं ना कहीं वह खुद को दोषी मानता था। मेरा एक गोल्डन रंग का दुपट्टा था जो एक बार जब मैं उससे मिलने उसके अपार्टमेंट गई थी वहाँ रह गया था। वह उस दुपट्टे को अपने पास रखता था और उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करता था। मेरा इस तरह अचानक चले जाना दीपक को पागल कर चुका था। उसके घर वालों ने दीपक का इलाज कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन इलाज के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर का यही कहना था कि दीपक को सिर्फ एक इंसान ठीक कर सकता है और वह इंसान वही है जिससे वह प्यार करता है। उसके घर वालों ने मुझे तलाशने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उन्हें मेरा कोई पता नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। इस बीच दीपक की हालत और ख़राब होती जा रही थी। तब उसके घर वालों ने यह फैसला किया कि दीपक की शादी करा दी जाए। शायद अगर उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की आ जाएगी तो वह उसे भूलकर अपनी ज़िंदगी फिर से जीना शुरू कर देगा। लेकिन यह कोशिश भी नाकाम रही। शादी के अगले दिन जब वे लोग हमारे घर गए थे तो उन्होंने मेरी तस्वीर देख ली थी। दीपक ने पहले भी अपनी बहन को मेरे बारे में बताया था और मेरी तस्वीर दिखाई थी। वे मुझे देखते ही पहचान गई थी, लेकिन उस वक्त बहुत देर हो चुकी थी। दीपक की शादी मेरी बहन से हो गई थी, लेकिन जब मेरी बहन को यह बात पता चली थी कि दीपक की मानसिक हालत ठीक नहीं है तो उसने अपना रवैया बदल लिया था और घर छोड़कर आ गई थी। उसी वक्त दीपक के घर वालों ने सोच लिया था कि उन्हें क्या करना है। अगर वे दीपक को कहीं और ले जाते तो शायद वह कभी ठीक ना हो पाता। इसीलिए उन्होंने दीपक को हमारे घर भेज दिया था, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं उसी घर में रहती हूँ और जब मैं उसकी नज़रों के सामने रहूँगी तो उसे देखकर दीपक खुद ब खुद ठीक हो जाएगा।
उसके ठीक होने का सिर्फ यही एक तरीका था, इसीलिए वे उसे हमारे घर के बाहर छोड़कर चले गए थे और खुद जानबूझकर गायब हो गए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह हमारे सामने रहेगा तो मेरे पापा कभी भी दीपक को अपने घर में रखने के लिए राजी नहीं होंगे और उसे वापस भेज देंगे, जिससे वह कभी ठीक नहीं हो पाएगा। यह सब कुछ उन्होंने दीपक को ठीक करने के लिए किया था। मैं तो यह सुनकर हैरान रह गई थी। मैंने कैसे उसकी मोहब्बत पर शक किया था। जो शख्स मेरी मोहब्बत में इस हाल में पहुंच गया था, मैंने उस लड़की की बातों में आकर सब कुछ बर्बाद कर दिया था, अपनी मोहब्बत को खो दिया था। काश एक बार मैं दीपक से बात करती, उससे पूछती, उससे लड़ती झगड़ती तो उसी वक्त मुझे काजल की सच्चाई पता चल जाती और बात यहाँ तक कभी नहीं पहुँचती। दीपक की यह हालत कभी नहीं होती। कहीं ना कहीं उसकी इस हालत की जिम्मेदार मैं ही थी और मैं उसके लिए खुद को कभी माफ़ नहीं कर सकती थी। मैंने दीदी को और घर वालों को सारा सच बता दिया था। दीदी ने भी यही कहा था कि वह दीपक को छोड़ चुकी है और अब कुमार उनके लिए सब कुछ है। वह कुमार से शादी कर लेगी। दीपक कल भी मेरा था और आज भी मेरा है। मैं उसका ख्याल रखूंगी और उसे ठीक करने की कोशिश करूंगी। उन्हें यकीन था कि मेरा साथ उसे ज़िंदगी में वापस ले आएगा। और फिर मैंने दीपक से शादी कर ली थी। मुझे वह जैसे भी था वैसे ही स्वीकार था, क्योंकि मैं उससे बेपनाह मोहब्बत करती थी। मैं दीपक का बहुत ख्याल रखती थी, उसे अपने होने का एहसास दिलाती थी कि मैं उसके साथ हूँ और उसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। डॉक्टर से भी दीपक का इलाज चल रहा था और अब आहिस्ता आहिस्ता पहले की तरह ठीक होने लगा था। मैं एक पल के लिए भी उसकी आंखों से दूर नहीं होती थी। डॉक्टर का कहना था कि अब अगर फिर से मैं उसे दूर चली गई तो वह इस सदमे को सहन नहीं कर पाएगा और उसकी मौत हो जाएगी। इस बात ने मुझे डर में डाल दिया था। इसलिए मैं दीपक के साथ हमेशा छांव की तरह रहती थी, उसका ख्याल रखती थी। दीपक पागल नहीं था, वह बिल्कुल ठीक था। बस मेरी जुदाई ने उसे ऐसा बना दिया था। उसके दिमाग पर बहुत असर पड़ा था, जिसकी वजह से वह ऐसा हो गया था। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वह जिंदगी की तरफ वापस आ रहा था। मैंने दीपक के साथ दूसरे शहर जाने का इरादा किया था और फिर हम दोनों घूमने के लिए दूसरे शहर चले गए थे। मैं हर तरह से दीपक को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी कि मैं उसे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। 6 महीने लग गए थे और दीपक जिंदगी में वापस लौट आया था। मैंने दीपक से अपनी गलती की माफ़ी मांगी थी कि मुझे उसे इस तरह छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। जिनसे मोहब्बत की जाती है उन पर भरोसा किया जाता है। भरोसे के बिना मोहब्बत का कोई अस्तित्व नहीं होता और यह बात मुझे समझ आ गई थी। अब मैं दीपक पर शक करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी, क्योंकि मैं समझ गई थी कि दीपक मेरे अलावा कभी किसी दूसरी लड़की को पसंद नहीं करेगा। मैं उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी और मेरी भी पूरी जिंदगी दीपक के लिए थी। भगवान ने हमें दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया था। देर से ही सही हम दोनों एक दूसरे से मिल गए थे और हमारी मोहब्बत एक आदर्श मोहब्बत बन गई थी। सब लोग इस बात पर बहुत खुश थे। दीदी ने भी कुमार से शादी कर ली थी। दीपक पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो गया था और उसने अब अपना बिजनेस संभाल लिया था। हम लोग अपने शहर वापस आ गए थे और सब मिलकर एक साथ रहने लगे थे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद आप सबका इस कहानी को सुनने के लिए।